नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम गणित विषय शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला है संख्या पद्धति। वैसे तो हमारी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। यहां पर ये वीडियो बनाया जा रहा है ऐसे बच्चों के लिए जो लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ताकि घर में बैठ के पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको प्रश्नों को हल कराता जाऊँगा बेसिक से, और उसके बाद नीचे मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्रैक्टिस सेट से आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, पहला जो टर्म आता है वो आता है टर्म पूर्णांक का। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमको थोड़ा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा जगह मिले। तो पहला जो टर्म आता है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक होता क्या है? तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो होता है, शून्य, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, सभी को पूर्णांक कहा जाता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भाई बताओ, शून्य शून्य पूर्णांक होता है क्या? तो शून्य बिल्कुल पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखो समझो, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो वो पूर्णांक है। आ गई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, इसका मतलब वो पूर्णांक है। जैसे चलो उदाहरण देखते हैं अपन। ठीक है, तो कोई भी मेरे से बोले कि शून्य पूर्णांक है क्या? बिल्कुल पूर्णांक है। शून्य क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, तो ये पूर्णांक है। अब कोई मुझे बोले एक पूर्णांक है क्या? तो बिल्कुल पूर्णांक है। क्यों एक पूर्णांक है? क्योंकि पूर्णांक हर वह संख्या होती है जिसमें दशमलव नहीं होता है। किसी ने मुझसे बोला, चलो भाई आप एक बात बता दो, 125 पूर्णांक है क्या? -125 पूर्णांक है क्या? तो -125 भी बिल्कुल पूर्णांक है। ठीक है, क्यों -125 पूर्णांक है? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। तो अच्छे से अपने दिमाग में बात उतार लो कि पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें दशमलव नहीं होता। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें दशमलव नहीं होता। ज़्यादा बेहतर ये होगा, आप कॉपी पेन ले करके बैठिए तो इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें दशमलव नहीं होता। ठीक, अब वो धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। जैसे किसी ने बोला मुझे कि भाई 255 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल 255 पूर्णांक है। क्यों 255 पूर्णांक है? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। तो पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें दशमलव नहीं होता। अब ये संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। समझ गए बात? जैसे कोई मेरे से बोले कि भाई एक बात बताओ, 255.1 255.1 ये पूर्णांक है क्या? तो अब ये पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों ये पूर्णांक नहीं हो सकता? क्योंकि 255 तो पूर्णांक है, लेकिन 0.1 मतलब इसमें क्या लग गया? दशमलव लग गया। तो याद रखना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक में शून्य भी आता है, पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आती है, पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं आती है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, जो इसमें आ चुका है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जैसे किसी ने मेरे से बोला कि भाई आप एक बात बताओ कि 425.0001 ये पूर्णांक है क्या? तो बिल्कुल ये पूर्णांक नहीं होगा। ये पूर्णांक क्यों नहीं होगा? ये पूर्णांक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 425 तो है, चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ा, 425 तो हमें लगा पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है? दशमलव के बाद शून्य शून्य आया, चलो ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आ गया? 1। तो ये क्योंकि इसमें दशमलव आ गया, इसलिए पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें शून्य आता है, जो धनात्मक भी हो सकती है, जो ऋणात्मक भी हो सकती है,
लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए। यदि किसी भी संख्या में दशमलव आता है तो वह संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक, पूर्णांक का पूरा कंसेप्ट क्लियर, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट नीचे में डाल रहा हूँ मैं, है ना, प्रैक्टिस सेट नीचे में डालूंगा तो पहले इसको पढ़ लेना, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेना और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं हम। तो पूर्णांक के बाद दूसरा जो आता है टर्म वो आता है धन पूर्णांक का। पूर्णांक के बाद दूसरा क्या आता है, धन पूर्णांक। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग समझ सकें। तो पूर्णांक के बाद दूसरा क्या आता है, धन पूर्णांक। अब देखो धन पूर्णांक क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, समस्त धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। समस्त धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर वही चीज़ है, इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए और सभी संख्याएं धनात्मक होनी चाहिए। देखो पूर्णांक का जो कंसेप्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, भाई यदि पूर्णांक बोल रहा है मतलब दशमलव तो नहीं ही होना चाहिए, तभी वो पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक में क्या होगा, धन पूर्णांक में आप दो चीज़ों को गौर करेंगे। सबसे पहले संख्या धनात्मक होनी चाहिए और दूसरी बात संख्या में दशमलव नहीं होना चाहिए, तो वो धन पूर्णांक है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने मेरे से बोला भाई 125 धन पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ठीक, किसी ने मेरे से बोला 255 और चलो 114 और जोड़ देते हैं इसमें, या 144 कर देते हैं। किसी ने मुझसे बोला भाई ये धन पूर्णांक है क्या, बिल्कुल धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। अब किसी ने मेरे से बोला एक बात बताओ 125.04 ये धन पूर्णांक है क्या, तो ये धन पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों, देखो धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया, ये देखो, तो ये धन पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई एक बात बताओ आप, है ना, आप ही मुझे बता दो कि -45 ये धन पूर्णांक है क्या, -45 ये धन पूर्णांक है क्या। तो देखो 45 पूर्णांक तो है किंतु यह धन पूर्णांक नहीं है। क्यों धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है, ऋण का चिन्ह आ रहा है। तो यह धन पूर्णांक होगा क्या, तो बिल्कुल ये धन पूर्णांक नहीं है। क्योंकि धन पूर्णांक होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला वो क्या होना चाहिए, धनात्मक, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक अर्थात दशमलव नहीं होना चाहिए। और देखते हैं एक दो उदाहरण और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पूरा परिमेय और इमेय तक देखो मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें, इसी वीडियो में। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि 426 -426 ये धन पूर्णांक है क्या, तो भाई ये धनात्मक तो है ही नहीं, है ना, भले पूर्णांक तो है, मतलब दशमलव तो नहीं आया, मतलब पूर्णांक तो है किंतु धनात्मक तो नहीं है, तो ये धन पूर्णांक नहीं हो सकता। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक का मतलब है कि वह धनात्मक भी होना चाहिए और वह पूर्णांक भी होना चाहिए, अर्थात उसमें दशमलव भी नहीं आना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक, अगला संख्या को देखें। चलो अब देखो ऋण पूर्णांक क्या होता है। जैसे धन पूर्णांक होता है वैसे ऋण पूर्णांक भी होता है। पूरा एक एक संख्या को क्लियर करेंगे ना। ऋण पूर्णांक क्या होता है, चलो तो आगे बढ़ते हैं ना। ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो चलो इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। ये देखो, हाँ ठीक है, इतना बढ़िया है। देखो ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो ऋण पूर्णांक क्या होता है, समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, इनमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात इसमें समस्त ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। कैसी संख्या आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। और दूसरी बात इसमें क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो समस्त ऋणात्मक संख्याएं और जिसमें दशमलव नहीं है वो ऋण पूर्णांक होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यदि बोलूं -15 ऋण पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है।
ऋणात्मक भी है और दशमलव भी नहीं है, मतलब पूर्णांक है, तो बिल्कुल ये ऋण पूर्णांक है। उसके बाद दूसरा मैं यदि बोलूं कि -426 या 425 कर लो, चलो, ऋण पूर्णांक है, बिल्कुल है, ऋणात्मक भी है, पूर्णांक भी है। लेकिन यदि मैं बोल दूं कि 425 ऋण पूर्णांक है क्या, तो 425 पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक नहीं है, इसलिए ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। आई बात समझ में? भाई ये पूर्णांक तो है किंतु ऋणात्मक कहाँ है, तो यह ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? अब मुझसे कोई बोल दे कि एक बात बताओ, -425.000001 ये ऋण पूर्णांक है क्या, तो यह भी ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो समझो बात को, ये ऋणात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, दशमलव। तो ऋण पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो ऋणात्मक भी हो और पूर्णांक भी हो, अर्थात जो ऋणात्मक भी हो और जिसमें दशमलव भी मत आए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर कंसेप्ट? आगे बढ़ें, चलो। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक के बाद आता है सम संख्या। ऋण पूर्णांक के बाद क्या आता है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, चलो देखते हैं। सम संख्या क्या होती है, देखो, ऐसी सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0 आए, सम संख्या होती है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना, और शेषफल कितना आए, 0 आए, तो वो क्या है, सम संख्या है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें आप 2 से भाग लगाओगे तो यदि वो पूरा पूरा कट जाएगा तो वो क्या होगी भाई, सम संख्या होगी। सीधा सा बात है। ऐसी कोई भी संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए वह कैसी संख्या होगी, तो वह सम संख्या होगी। चलो देखते हैं इसको भी, है ना। तो छोटा संख्या से चालू करते हैं। तो बोले 4 सम संख्या है कि नहीं बताओ। तो 4 को चलो 2 से काटो, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आया शेषफल, 0, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 4 क्या है, तो 4 सम संख्या है। बोले सर ये तो बहुत छोटा उदाहरण हो गया, बड़ा उदाहरण को देखते हैं। हम देखते हैं 4, 1, 2, 4, है ना। या चलो और देखते हैं, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो 4000, चलो इसको देखते हैं, ये सम संख्या है कि नहीं। तो चलो 2 से काटो, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा कितना, ये 0 उतारे, 2 शून्य 0, ठीक है, ये कट गया, ये वाला 0 उतारे, 2 शून्य, तो बोले 0, फिर ये वाला 0 उतारे, 2 शून्य, तो बोले 0, ये भी कट गया। तो कितना बार में कटा, 2000 बार में कटा, लेकिन कट गया ना पूरा पूरा। तो शेषफल कितना आया आखिरी में, 0 बचा भाई, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो 4000 भी कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो ऐसा कोई भी संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है, ऐसा कोई भी संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, एक ठो और देख लेते हैं यदि डाउट का स्थिति बन रहा है तो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम एक और संख्या देखते हैं, 522। 522 को देखिए, काट के देखिए, तो 2 से काटिए, तो 2 दूना 4, बचा कितना 1, और इधर का 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 छक्का 12, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब वो बचा हुआ 2 ऊपर का, ये वाला नीचे आ गया, तो 2 1 कम 2, फिर 0 कट गया, मतलब 0। तो 261 बार में पूरा कट गया। इसका मतलब 522 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो अच्छा से ना दिमाग में बैठा लो कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल कितना आए, 0 आए, तो वह क्या होती है, वह सम संख्या होती। ठीक, आगे बढ़ें अगला कंसेप्ट पर। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, है ना। तो सम संख्या के बाद क्या है भैया, विषम संख्या। बढ़िया, चलो देखते हैं विषम संख्या, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको हम लोग। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या क्या होती है, देखो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, ये गलत लिखा है इसमें, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न जाए और शेषफल कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहेंगे। देखो विषम संख्या से ना, जब विषम संख्या में आप कभी भी 2 का भाग लगाओगे ना, विषम संख्या में कभी भी आप जब 2 का भाग लगाओगे ना, तो शेषफल हमेशा 1 बच जाएगा। देखना कैसे, देखो सबसे छोटा संख्या से शुरू करते हैं, तो 3 से अपन शुरू करते हैं। तो देखो 3 में क्या करो, 3 में 2 को भाग लगाओ, तो 2 1 कम 2, कितना बचा, 1। ये देखो शेषफल 1 बच गया, हमेशा 1 बचेगा, देखना। ठीक है, फिर और दूसरा संख्या देखते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा 5 को लेते हैं। चलो 5 में भी 2 का भाग लगा के देखो, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, कितना बच गया, 1 मिनट है, ये देखो 2 दूना 4, कितना बच गया, फिर 1 बच गया। हमेशा याद रखो, किसी भी विषम संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, किसी भी विषम संख्या में ना आप 2 से भाग लगाओगे ना, तो लास्ट में हमेशा 1 ही बच जाता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे लेते हैं अगला ले लेते हैं हम 5 5 1, ये विषम संख्या है ना। कैसे पता चलेगा, चलो 2 से भाग लगाओ, तो 2 दूना 4, कितना बचा, 1, फिर 5 लिखे। ठीक है, 2 सत्ते 14, कितना बचा, तो बोले 1, फिर 1 लिखे। तो 2 पंचे, तो बोले 10, कितना बच गया, 1, ये देखो फिर 1 बच गया। विषम संख्या ना, विषम संख्या क्या होता है मालूम, कभी भी कितना भी बड़ा से बड़ा विषम संख्या हो, आप उसमें 2 से भाग लगाएंगे ना, तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। जबकि सम संख्या में हमेशा शेषफल कितना आता है, 0 आ जाता है। समझे बात को, ठीक है। देखो एक और संख्या देख लें क्या, चलिए एक और संख्या देख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4 4 1, 441 है, इसको 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 दूना, तो बोले सर 2 दूना 4 होता है, बोले ठीक, ये कट गया, तो कितना बचा, ये 4 होता रहे, 2 दूना, तो बोले 4, अब क्या बच गया, ये 1 उतारे, अब 1 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि दशमलव लगाना पड़ जाएगा, तो कितना बच गया, फिर शेषफल 1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी विषम संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो हमेशा शेषफल कितना आता है, 1, और जब भी किसी सम संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो हमेशा शेषफल कितना आता है, 0। ठीक, आ गई बात समझ में, ओके। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए। और अगर यार अच्छा लग रहा होगा ना भाई वीडियो, है ना, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो चयन ट्यूटोरियल का चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है देख करके, और अपने दोस्तों तक ना इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, ठीक। और हम लोग ना ऐसा प्रयास करेंगे कि और वीडियो को लाते रहें आपके लिए, ठीक। चलिए, और क्रम से लाएंगे वीडियो जिससे कि आप पढ़ सको ढंग से थोड़ा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, हाँ उसके बाद ये बढ़िया कंसेप्ट आता है, ठीक है, ये बढ़िया कंसेप्ट आता है भाज्य संख्या। ठीक है, ये बढ़िया कंसेप्ट आता है भाज्य संख्या। चलो इसको समझते हैं कि भाज्य संख्या एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो ऐसी सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, सही बात बताओ, नहीं समझे, जब तक उदाहरण नहीं बताऊंगा कहाँ समझ में आएगा, परिभाषा से थोड़ी समझ में आता है। सुनिए, ऐसी सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे देखिएगा कि अच्छा, दुनिया की हर संख्या जो होगी ना वो एक से और अपने आप से तो कटबे करेगी यार। ठीक, दुनिया की कोई भी संख्या एक से तो कटेगी ही कटेगी पूरी पूरी, और अपने आप से भी पूरी पूरी कटेगी। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कटे, वही क्या है, भाज्य संख्या है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, बढ़िया। ठीक, तो जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 2। अब 2 किससे कटता है देखो, तो 2 तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब 1 से कटा और स्वयं से कटा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये भाज्य संख्या होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा 2 जो है वो सम संख्या जरूर होता है किंतु भाज्य संख्या नहीं होता है। अभी पूरा को देखना, स्किप मत करना, नहीं फिर नहीं समझ पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब करने लायक लगेगा तो। ठीक है, तो बोले 3 भाज्य संख्या है क्या, तो 3 में भी 1 से पूरा पूरा कटता है और अपने आप से कटता है, और किसी से कटता है तो बता दो 3, नहीं ना, तो ये भी भाज्य नहीं होगा, क्योंकि भाज्य का नियम क्या है, 1 से भी कटना चाहिए, स्वयं से भी कटना चाहिए, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है यार, है ना। 4 को देखो, तो 4 किससे कटता है, 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, और इसके अलावा 2 से भी कटता है। 1 से कटता है, अपने आप से कटता है 4, और इसके अलावा 2 से भी कटता है। तो देखो ये पहली ऐसी संख्या हमें अभी मिली जो 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रही है। तो ये क्या होगा, 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, 4 भाज्य संख्या होगा। समझ में आया। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, स्वयं से कटें, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटें, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। समझ के बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। और देखते हैं ना, 1-2 ठोम नहीं आता है समझ में। चलो 5 की बात कर लेते हैं अपन। 5, तो 5 1 से कटता है, अपने आप से कटता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है क्या, नहीं, तो मतलब ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता। समझ गए। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो भाई तो थोड़ा और रिपीट करके देख लेना यार वीडियो को 1-2 बार हैं। चलो और देखते हैं, 10 तक देखते हैं, पूरा भाज्य संख्या है। 6, अब देखते हैं 6 को, 6 भाज्य संख्या है क्या, तो 6 किससे कटता है देखो, 1 से कटेगा, वो तो कटबे करेगा, हर संख्या कटती। 6 अपने आप से भी कटेगा, बिल्कुल सर कटेगा। इसके अलावा 6 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, 2 तिया 6, 3 दूना 6, मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। तो बिल्कुल ये कैसी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक, 7 को देख लेते हैं। 7 किससे कटा, 1 से कटा, स्वयं से कटा, इसके अलावा किसी और संख्या से 7 कटेगा क्या पूरा पूरा, बोले सर नहीं कटेगा, मतलब ये भाज्य नहीं है। 8 को देख लीजिए, 8 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा 8 किसी से कटेगा क्या, बिल्कुल सर 2 से भी कटता है और 4 से भी, मतलब ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। तो ये कैसी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आई बात कि नहीं आई बात, समझ में आ रही है भाज्य संख्या कैसे होता है, समझे। ये संख्या पद्धति का वीडियो 1 है। मैं बहुत सोचा, ब्लैक बोर्ड में भी बनाया, इसमें भी बनाया, लेकिन इसमें साफ साफ नज़र आएगा आपको। ठीक है भाई, मेरा चेहरा पहचान के क्या करेंगे, है ना, आलोक सर हूँ, पहचान लेंगे मेरे को कहीं पर भी आप। ठीक है, ये देखना मेन है, तो इसको देखिए, है ना। चलिए अब 9 को देखिए, 9 भाज्य संख्या होता है कि नहीं होता है, तो 9 किससे कटता है, 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, वो तो हर संख्या कटता है सर, नया बात। तो ये किससे कटेगा, 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, मतलब ये कैसी संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। समझ गए। ठीक, चलिए एक और है, 10 को भी देख ही देते हैं, नहीं 10 बुरा मान जाएगा। तो 10 1 से कटेगा, 10 से स्वयं से कटेगा, उसके अलावा 2 से कटेगा, उसके अलावा 5 से कटेगा,
मतलब ये जो 10 है ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। तो यह कैसी संख्या होगा? बिल्कुल ये कैसी संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। मेरे हिसाब से भाज्य संख्या का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। एक बार और पलटा के वीडियो को देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। और मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको देख करके बढ़िया कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना? तो आपके पास बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाज्य संख्या के बाद क्या होता है भाई? भाज्य संख्या के बाद होता है अगला जो कंसेप्ट है अभाज्य संख्या का। चलिए इसको भी देख लेते हैं ना, इसको भी देख लेते हैं, अभाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? चलिए, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से मत कटे पूरा पूरा, तो वो अभाज्य है। तो सीधी सी बात है भाई, आप 2 को लिए थे, 2 एक से कट रहा था, स्वयं से कट रहा था, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो ये कैसी संख्या है? तो बोले सर अभाज्य संख्या है। ठीक, देख डाले हैं इसके पहले इसको। बोले 3 कैसी संख्या है? तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा? बोले नहीं कटेगा सर। तो ये कैसी संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है सर। चलो, 4 1 से कटा, 4 से कटा, लेकिन 2 से भी कट गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भाज्य है। बिल्कुल, पिछला भाज्य जिसको समझ में आ गया अभाज्य अपने आप जान जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा काम है भाई, फिर भी बताऊंगा मैं आपको। 5 1 से कटा, अपने आप से कटा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब ये भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। बिल्कुल समझ गए। तो जो संख्याएं भाज्य नहीं होती वो अभाज्य होती हैं। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है। चलिए, तो अगला कंसेप्ट को देखें हम लोग। चलिए अगला कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभाज्य संख्याओं के बाद जो अगला कंसेप्ट आता है वो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है ना। ज़्यादातर इसको समझाया नहीं जाता है, मैं आपको देखिए समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, 4 अच्छा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ना, इसका नीचे मैं डालूंगा प्रैक्टिस सेट। पहले इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तब पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या होता है, कोचिंग क्लास में तो हम लोग पढ़ाते अच्छे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जो बच्चे लोग बेचारे मतलब जो दूर हैं, कोचिंग से नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग इससे कुछ तो पढ़ेंगे कम से कम, थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या क्या होता है देखिएगा। तो परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब ये समझ में नहीं आता, अभी समझाता हूँ। देखो, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों। चलो ठीक है भाई, जहाँ Q का मान शून्य मत हो। अब ये परिभाषा पढ़ोगे ना, तो जो गणित वाला आदमी है, ठीक है, उसके समझ में आ जाता है, नॉन गणित वालों को समझ में नहीं आता है। तो मैं सिंपल सा बात बताता हूँ। देखो, ऐसी कोई भी संख्या है जिसको अंश और हर के रूप में लिख सको, तब वो परिमेय संख्या है। और अंश और हर दोनों का मान क्या हो? पूर्णांक हो, मतलब दशमलव मत आए। और तीसरा बात जो है वो ये है कि Q का मान शून्य मत हो। बोले सर अंश और हर समझ में नहीं आता, समझा देता हूँ भैया, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मैं लिखा 2/3, तो देखो 2/3 क्या लिखा मैं? 2/3 है ना, 2/3 लिखा ना। ये क्या हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा ना। 2/3, चलो मैं क्या लिखा? 2/3। कितना लिखा? 2/3 लिखा। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, है ना। अब बीच में बटा मतलब भाग, बटा मतलब भाग। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है भाई कि जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकें। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अंश और हर के रूप में लिखा है।
जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है, मतलब दशमलव नहीं है। ठीक। जहाँ q का मान शून्य ना हो, तो ऊपर वाले को p बोल रहा है, नीचे वाले को q बोल रहा है, तो हर का मान 0 है क्या? नहीं है ना। तो यही परिमेय संख्या है। यही क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसको आप, मैं सरल कर देता हूँ परिभाषा, लिख लेना कॉपी में, है। ऐसी सभी संख्याएं जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकें, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकें, जिसमें p और q अर्थात अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो या पूर्णांक हो, और उसमें q का मान 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। और देखते हैं परिमेय संख्या एक ठो से कहाँ समझ में आएगा, है ना। जितना उदाहरण उतना ज़्यादा समझोगे। अब बोले सर 5, बोले 5 दिया है पुस्तक में, है ये वाला। बोले 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बोले सर 5 परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में कहाँ है सर? नहीं है, लेकिन हो सकता है। कैसे? देखो, 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। याद रखना ना, सुनो सुनो, ध्यान दो, याद रखना ना, यदि किसी भी संख्या में नीचे में कुछ नहीं है, तो आप उसके बटा में 1 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो ना। उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं है, 1 लिख सकते हो। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1। अब देखिए क्या हो गया? ये हो गया क्या? अंश। ये क्या हो गया? अंश। और ये क्या हो गया? हर। तो अंश और हर के रूप में हो गया, मतलब p बटा q के रूप में हो गया। ओके, पहला नियम। दूसरा नियम, p और q दोनों का मान पूर्णांक हो। बिल्कुल दोनों का मान पूर्णांक है, क्योंकि दोनों में दशमलव नहीं है। ओके। जहाँ q का मान शून्य ना हो, मतलब नीचे वाला हर का मान शून्य ना हो, बिल्कुल हर का मान शून्य नहीं है। तीसरा नियम भी ओके। तो 5 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। और देखेंगे, 2 ठो में भी समझ में नहीं आएगा, और देखते हैं। चलिए, बोला 22/7 कैसी संख्या है? बताओ। 22/7, पाई को लिखते हैं ना, 22/7 लिखते हैं। तो भाई 22/7 में 22 है अंश और 7 है हर। अब ये मत बोल देना 22/7 का मान 3.14। वो 3.14 को नहीं पूछा है क्या है, वो आपको क्या पूछा है? बोले 22/7 कैसा संख्या है ये बताओ बोला है। तो तुम केवल 22/7 को बताना। किसको बताना? 22/7 को बताना। तुम 3.14 मत बोलने लगना, क्योंकि वो 3.14 के बारे में नहीं पूछ रहा है ना। वो क्या बोला? 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 कैसी संख्या होगी? तो तीनों नियम भिड़ाओ। देखो, अंश और हर के रूप में है। हाँ जी सर, है। ओके। दोनों का मान पूर्णांक है, दशमलव थोड़ी है। बोले नहीं है सर। ओके। क्यू का मान 0 थोड़ी है भाई। नहीं है सर। ओके, मतलब ये भी कैसी संख्या है? 22/7 परिमेय है। ठीक। ओके, और देख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें एक उदाहरण दिया है 9/7। क्या दिया है? 9/7। चलो बता दो कि साइंस है, अब तो क्या तकलीफ है। अंश और हर के रूप में है कि नहीं? तो ये देखो, ये वाला अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? तो नीचे वाला हर है भैया, है ना। तो अंश और हर के रूप में है, बिल्कुल है। p और q मतलब अंश और हर दोनों का मान पूर्णांक है, बिल्कुल है, दशमलव है ये नहीं। q का मान 0 थोड़ी है। नहीं है सर, 7 है, बिल्कुल ओके है। मतलब ये भी कैसी संख्या है? तो बोले परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो परिमेय संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जिसमें दोनों अंश और हर पूर्णांक हो, और हर जो है 0 मत हो, तो वो सब क्या हो जाता है? वो सब क्या हो जाता है? परिमेय संख्या होता है। समझे? ठीक है। अब मैं आलोक सर, है ना, चयन ट्यूटोरियल की ओर से आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं पहचान रहे हैं तो देख लीजिए भाई, ये फ़ोटो मेरा ही वाला है, पहचान लीजिए मेरे को, है ना। नहीं तो बोले कौन आया था पढ़ा के चल दिया, हम तो जाने नहीं रहे हैं। मैं आलोक सर, है ना, ये फ़ोटो देख लीजिए, पहचान लीजिए, मैं ही हूँ भाई, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक। चलो, तो अब परिमेय संख्या है तो अपरिमेय भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना। अपरिमेय भी जान लेते हैं क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो चलिए अपरिमेय को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको भी हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ताकि लिखने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा जगह मिले और समझाते बने बढ़िया से। चल देखो, अपरिमेय
तो अपरिमेय संख्या क्या होता है समझिएगा। तो अपरिमेय संख्या ऐसा होता है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब जिसे अंश और हर के रूप में अपन ना लिख सकें। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या फॉलो होना चाहिए, बोले कि जिसमें p/q के रूप में लोग ना लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या अपरिमेय कहते हैं, है ना। p/q के रूप में ना लिखा जा सके तो देखो अतः पूर्णांक मान भी नहीं आएगा ना इसमें। देखो कैसे नहीं आएगा, समझो बात को। अब जैसे पाई है तो भाई पाई है, अब ये मत बोल देना पाई मतलब 22/7 हो गया सर, वो 22/7 नहीं बोल रहा है, वो पाई बोल रहा है। तो पाई का बटन कैसे एक लगाओगे भाई, पाई कोई मान थोड़ी है। याद रखना, हमको कोई भी बोलता है पाई तो हम क्या बोलते थे 22/7, 22/7 नहीं बोल रहे हो। यदि 22/7 बोलेगा तब तो परिमेय संख्या है, कन्फर्म, पिछला समझाया हूँ। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, वो पाई बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, पाई बोल रहा है। तो पाई तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 1/1 तो मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या हो सकती है भाई। ठीक है, उसके अलावा देखिए अपरिमेय संख्या में क्या बताया है, तो अपरिमेय संख्या में बताया है क्या, √2, इसको भी अपरिमेय बोलता है। √2 को क्यों अपरिमेय बोल रहा है समझना। अब बोले सर √2 के नीचे में एक नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई आप एक। तो बोले देखो ना सर, ये हो तो गया सर, ये हो गया अंश और ये हो गया हर, तो ये तो परिमेय हो गया सर। और हर का मान 0 भी नहीं है सर, तो ये तो परिमेय हो गया। नहीं, ये परिमेय नहीं हुआ। काहे बताऊं, जब आप 2 को हल करेंगे ना, √2 को जब आप हल करने बैठेंगे ना तो इसका मान दशमलव आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा है, इसका मतलब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट लगा है इसका मतलब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप √2 को हल करेंगे ना तो इसका मान किस में आ जाएगा, दशमलव। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। आया बस समझ में, कैसा है, अपरिमेय है। फिर √3 बोला परिमेय की अपरिमेय है, तो ये भी परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल आप एक लगा सकते हो, लेकिन जब आप √3 को हल करोगे ना, जब आप √3 को हल करोगे ना तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, दशमलव वाला आ जाएगा। और क्या होता है, दशमलव वाला संख्या कभी परिमेय हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो तो पूर्णांक होता है। समझ गया बात को। खैर, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। और ये जो है ना √ वाला, थोड़ा सा आप लोगों को जो नए हैं ना उन लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसको पूरा √ वाला एक चैप्टर है अपने में, तो उसको पूरा मैं बताऊंगा। √ को कैसे हल करते हैं, √ को कैसे हल करते हैं। √ में कई ठो होता है ना, जैसे ज़्यादातर लोग कैसे जानते हैं, बोले सर √ है मतलब यहाँ 2 है ना, तो √4 है सपोज, ऐसे ऐसे ऐसा भी होता है। और 4 करके यहाँ पर 3 भी होता है ना। अंदर में कोई भी संख्या होगा, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है, यहाँ पर 7 भी हो सकता है, यहाँ पर और अनंत करेगा तो n भी हो सकता है। ये सब चीज़ को हल करना बताऊंगा मैं, इसको कैसे 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 करके हल करते हैं, सब चीज़ को बताऊंगा। तो आज मैं केवल संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में आपको बताया हूँ कि भाई कैसे कैसी टाइप की संख्या होती है जिसका उपयोग हम लोग गणित को बनाने में करते हैं, है ना। और भी है इसमें, लेकिन अब ये वीडियो क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये मैं लगाया हूँ, इसको सबको हल करके बताऊँगा मैं। ये वीडियो 1 है ना, ये वीडियो 1 है। वीडियो 2 आएगा जिसमें इसको हल करके बताऊँगा। देखो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मैं आपको हल कराता जाऊंगा और नीचे प्रैक्टिस सेट लगाता जाऊंगा, आप उसको अपने से हल करते जाइएगा। ठीक है, तो अगर देखिए भाई, अगर मैं आपको समझा पाने में थोड़ा बहुत भी सफल हुआ होऊंगा, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैन ट्यूटोरियल चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, और मोटिवेशन मिलेगा नया नया वीडियो बनाने का। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर में PSC, व्यापम, ये सब का, SSC का, रेलवे का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास तो चलता ही है।
इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बच्चे जो दूर हैं या किसी कारणवश रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं, वो लोग घर में बैठ कर के थोड़ी बहुत, कम से कम जितना हमसे हो सके उतना पढ़ाई को तो कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपसे अब विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।